बच्चों, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अलग अलग तरह की गैसेस होती हैं। जैसे अगर हम थोड़ा सा और रिवाइज करें, दिस इज़ द गैस टाइप और ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो हम लोगों ने पढ़ा था कि गैस होती है मोनो एटॉमिक और इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं। एक गैस है डायटोमिक, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हैं। एक गैस है ट्राई एटोमिक, और ट्राई एटोमिक में हम लोगों ने 2 पार्ट देखे थे, एक लीनियर और दूसरा देखा था नॉन लीनियर। लीनियर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 था और नॉन लीनियर का हम लोगों ने 6 लिया था। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अगर समझ में नहीं भी आया तो भी आप अगर इन वैल्यूज़ को याद रख लेते हैं तो जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे वो इन वाली वैल्यूज़ को याद रख के भी काम चल जाएगा। सो इट वॉज अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी और अलग अलग तरह की एनर्जी। सी हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन निकाला था, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल जब सॉल्व करा था तो कुछ इस हिसाब से आया था कि दैट वाज के इक्वल टू हाफ टाइम्स m इंटू VRMS का स्क्वायर। अंडरस्टैंड करो, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो यहां पे मास किसका आएगा, एक मॉलिक्यूल का, और यहां पे आ गया VRMS का स्क्वायर, जहां पे VRMS की वैल्यू आती थी अंडर रूट ऑफ 3RT/m, या इसी को हम ऐसे लिख सकते थे कि अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स, एक बात ध्यान रखना, इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट और इसको बोलते हैं मोलर मास, मतलब एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास। इसी को हम कह सकते थे R/Na, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, और T, और नीचे M/Na, इसको भी हमने एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। आप अंडरस्टैंड करो, जब हम गैस कांस्टेंट को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाता है, और जब मोलर मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो मॉलिक्यूल का मास आ जाता है। तो दिस इक्वेशन बिकम्स अंडर रूट 3kT/m। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला मैं प्रेफर करूंगा, कारण है यहां पे स्मॉल m आ रहा है। अगर हम एक मॉलिक्यूल के मास की बात कर रहे हैं तो हमें मास ऑफ मॉलिक्यूल लेना चाहिए। सो इन प्लेस ऑफ ये वाला फॉर्मूला यूज करने की जगह हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ये VRMS है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ टाइम्स m इंटू 3kT/m। ये m से m कट गया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 3/2 kT। दिस इज समथिंग काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा याद करो, ये कौन सी वाली काइनेटिक एनर्जी है। ये फॉर्मूला हमने डिराइव करा था जब हम बात कर रहे थे कि ये कंटेनर है। हम बात कर रहे थे हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में रेंडमली मॉलिक्यूल्स रन कर रहे हैं सब डायरेक्शन में, और हम लोगों ने इसमें एज्यूम करा हुआ था कि मॉलिक्यूल के पास 3 वेलोसिटी होंगी, x में भी होगी, y में भी होगी और z में भी होगी। तब हम लोगों ने निकाला था VRMS, और ये मोशन हम लोगों ने सॉल्व करा था ओनली ट्रांसलेशनल। केवल हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे थे, इसमें रोटेशन की बात नहीं कर रहे थे। तो जो ये काइनेटिक एनर्जी निकल के आई है, कौन सी निकल के आई है, ये है ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में देखा जाए तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, क्योंकि जब हम बॉक्स के अंदर की बात करेंगे तो हमारे पास मोशन x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, z एक्सेस में भी हो सकता है। इसका मतलब जो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ रही है इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ध्यान रखना। सो व्हाट इज दिस, हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल हैविंग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो इसका 1/3 आएगा। तो हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं यहां पे, दैट लाइन इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ one molecule having 3 degree of freedom is equal to 3/2 kT। अगर हम लोग लिख रहे हो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब काइनेटिक एनर्जी हम एक मॉलिक्यूल की निकाल रहे हैं 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, तो आंसर कितना आएगा 1/3 ऑफ 3/2 kT। 1/3 क्यों करा, क्योंकि ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हम बात कर रहे हैं पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन दिस कम्स आउट हाफ kT। बेटा ध्यान से समझो ये क्या चीज है, ये है काइनेटिक एनर्जी किसकी, एक मॉलिक्यूल की
लेकिन कब? जब उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल एक हो। जैसे कोई आपसे बोले कि हमने एक सिलेंडर ले लिया, बहुत छोटा सा सिलेंडर जिसका डायामीटर मॉलिक्यूल के डायामीटर के इक्विवेलेंट है, और हमने इसमें मॉलिक्यूल को रन कराना स्टार्ट करा, तो मॉलिक्यूल इधर जाएगा और इधर जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? ओनली 1। ऐसा कुछ होगा। ऐसे केस में कोई हमसे काइनेटिक एनर्जी बोले तो इसका आंसर आएगा हाफ kT। दैट्स इट। अगर हम सेम मॉलिक्यूल को रन करा रहे हो किसी 2 डायमेंशनल सरफेसेस के बीच में, जैसे हमारे पास ये एक प्लेट है और हमने इसके साथ में एक और प्लेट को रख दिया ऐसे, और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन काफ़ी कम है, इतना कम है कि इनके बीच में केवल एक मॉलिक्यूल आसानी से ट्रैवल कर सकता है। दैट्स इट। सो अब हमने क्या करा, हम लोग ने इसके बीच में एक मॉलिक्यूल रख दिया यहाँ पे और इसको चलाया, तो वो कहाँ जाएगा? वो इधर जाएगा, इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। इसका मतलब ऐसे वाले केस में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई आपसे बोले कि इस पर्टिकुलर सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, तो आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ हाफ kT। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की काइनेटिक एनर्जी है हाफ kT और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहे हैं कितने? 2 के बराबर। सो दिस आंसर इज जस्ट kT। दिस मच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अगर हम बात कर रहे हैं कंटेनर की, तो कंटेनर में ऑलरेडी देयर इज पॉसिबिलिटी टू रन अलोंग ऑल 3 डायरेक्शन, और अगर ये तीनों डायरेक्शन में चलने की पॉसिबिलिटी होगी तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे 3 के बराबर, और ये मॉलिक्यूल भाग रहा होगा इधर, इधर और इधर। डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो आएगा 3 इंटू हाफ kT, दैट इज 5/2 kT। बट ये सारी की सारी बातें हो रही है सिंगल मॉलिक्यूल की। बेटा ध्यान रखना, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल मॉलिक्यूल। तो अगर हम बात कर रहे हैं पहले पार्ट में केवल मोनो एटॉमिक गैस की, बस हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? इट हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट वुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हाफ kT, दैट इज 3/2 kT। अगर हम बात कर रहे हो डायटोमिक गैस की, वी हैव सेकेंड पार्ट एंड दैट इज डायटोमिक गैस। अगर हम इस वाले गैस की बात करेंगे तो इस गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम है टोटल नंबर इक्वल टू 5। तो अगर अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 5 टाइम्स हाफ kT, दैट इज 5/2 kT। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं ट्राई एटोमिक जिसके 2 पार्ट थे, पहला पार्ट हम ले रहे हैं लीनियर, इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी 7 इंटू हाफ kT, दैट इज इक्वल टू 7/2 kT। और अगर हम बात करें नॉन लीनियर की तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है 6, तो ये आएगा 6 इंटू हाफ kT एंड दैट कम्स आउट 3 kT। मतलब इस डिस्कशन से हमें एक बात समझ में आ रहा है कि अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम हो तो हम किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो जी, यहां तक हमें समझ आ गया, काइनेटिक एनर्जी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तब हम इसका डिस्कशन कर रहे थे। एक्चुअली इंटरनल एनर्जी इज, अगर हम इसको यू से डिफाइन करेंगे तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर तो हम बात करते हैं रियल गैस में मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स काम करता है। अगर इनके बीच में फोर्स काम करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अलॉन्ग विथ काइनेटिक एनर्जी। दिस डिस्कशन इज अबाउट द रियल गैस। बट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सी गैस? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के केस में मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स आता है 0। अगर इनके बीच में फोर्स नहीं आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। तो इंटरनल एनर्जी इज जस्ट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमें समझ में आ गया। सपोज करो वी हैव अ गैस ऑफ F डिग्री ऑफ फ्रीडम। F मैंने एक नंबर दे दिया, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है? F डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 1 मॉलिक्यूल। हमारे पास एक गैस है जिसके कितने मॉलिक्यूल हैं? केवल एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? F हैं। याद करो,
अगर हम लोगों से बात करी जाए कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी तो आंसर आएगा एक मॉलिक्यूल का और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की काइनेटिक एनर्जी होती थी हाफ के टी। बट कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? एफ, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय एफ, और इसी को हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलेंगे और इसी को हम इसकी इंटरनल एनर्जी भी बोलेंगे। एफ को हम लोग यहां पे क्या कह रहे हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? अभी हम बात कर रहे हैं सिंगल मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल। सपोज करो इसके एन मॉलिक्यूल हो, मतलब वी हैव अ गैस ऑफ एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एन मॉलिक्यूल्स। अगर इसके एन मॉलिक्यूल होंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? उस केस में काइनेटिक एनर्जी आएगी, वी हैव एन मॉलिक्यूल्स, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी इक्वल टू हाफ के टी फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? दिस काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो कोई अगर आपसे पूछे कि हमारे पास एक गैस है, इट्स अ कंटेनर, इसमें गैस भरी है और जो गैस भरी हुई है उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इस वाली गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम है इक्वल टू एफ, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है इक्वल टू एन, और इस टाइम पे टेम्परेचर हो रहा है इक्वल टू टी। और कोई आपसे बोले कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी, तुम बोलोगे ये आएगा U इक्वल टू हाफ एफ एन के टी। दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। जो हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में पढ़ा था, वहां पे हमने इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं स्टडी करा था, बट यहां पे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेट करके इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला स्टडी कर लिया। ये हर केस में एप्लीकेबल होगा, इसको हम बड़े आराम से याद कर सकते हैं। कोई हमसे पूछे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आंसर आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी हाफ एफ एन आर डेल्टा टी। और कुछ तो बदल नहीं रहा, केवल टेम्परेचर बदल रहा है, तो डेल्टा यू को हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं। हम लोग जब फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे, फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ वाले चैप्टर में या थर्मोडायनेमिक्स में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अगर आपको याद है, ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, जहां पे सी वी को हम क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम लोग ये बोलते हैं। क्लियर है? अगर हम इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखें, ये भी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है और ये भी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर हम इन दोनों को आपस में रिलेट करते हैं तो हम क्या देखते हैं? डेल्टा टी, एन और एन, तो क्या बच गया? ये बच गया सी वी इक्वल टू हाफ एफ आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हम किसी भी गैस की मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हाफ एफ आर करके। क्लियर हुआ? अगर एक और चीज हम लोगों ने पढ़ा था, मेयर्स फॉर्मूला, और मेयर्स फॉर्मूला वाज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। तो यहां से Cp कितना आ जाएगा? Cv प्लस आर। मतलब हम यहां से Cp की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे कोई आपसे बोले कि हमारे पास लेट अस मेक अ टेबल, एक टेबल बनाता हूं मैं, कुछ ऐसे, ये हम टेबल बना देते हैं, यहां पे हम लिखते हैं गैस हो गया, और यहां पे हम लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहां पे लिखते हैं Cv और यहां पे लिखते हैं Cp। Cv का फॉर्मूला था अभी हम लोगों ने देखा था, हाफ एफ आर, और Cp का फॉर्मूला था Cv प्लस आर, मतलब हाफ एफ आर प्लस आर। आई थिंक क्लियर है? देखो, Cp वॉज Cv प्लस आर एंड Cv इज हाफ एफ आर प्लस आर। सो हमारे पास ये रिलेशन निकल के आ गया। तो हम गैसेस को स्टार्ट करते हैं। लेट्स से फर्स्ट गैस इज मोनोएटमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 3, और Cv की वैल्यू आएगी, देखो यहां दिख रहा है हाफ, यहां पे लिखेंगे 3, यहां पे r, तो क्या आएगा वैल्यू? 3/2r। और Cp की वैल्यू क्या आएगी? Cp आएगा, ये तो 3/2r आएगा, प्लस r, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेसिकली 5/2r। अभी हम बात करते हैं डायटोमिक की, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो Cv आएगा 5/2r और ये आएगा 7/2r। हम बात करते हैं ट्राई में भी बात करते हैं लीनियर की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 7 आएगा।
अगर 7 आएगा यहाँ पे तो इसकी वैल्यू आएगी 7/2r और यहाँ पे आएगा 9/2r। अगर हम बात करते हैं ट्राई एटॉमिक लेकिन नॉन लीनियर, तो मैंने आपसे बोला था 6, यहाँ पे लिखेंगे तो आएगा 3r, यहाँ पे आएगा 4r। तो इस हिसाब से हमारे पास एक टेबल बन जाती है। एक बात ध्यान से देखो, जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करेंगे तो हमें अलग अलग गैसेस के बारे में नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। मतलब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसकी जरूरत नहीं है। देखा जाए तो नाइट्रोजन का मोलर मास एवरेज है, ऑक्सीजन का ज़्यादा है, हाइड्रोजन का सबसे कम है, लेकिन नेचर सबका सेम होगा क्योंकि तीनों की तीनों गैसेस डायटोमिक हैं। तीनों गैसेस में एनर्जी का फॉर्मूला सेम आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेम आएंगे। इसका मतलब हुआ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम अलग अलग गैसेस की बात नहीं करेंगे, हमें केवल उनकी कैटेगरी चाहिए हो। कैटेगरी किससे डिफाइंड होंगी? उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम से। सो इट वॉज ऑल अबाउट द सीपी, सीवी, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड टाइप ऑफ गैसेस। एक चीज और हमने पहले पढ़ रखी थी, दैट वॉज द गामा। गामा क्या था? मोलर हीट कैपेसिटी का रेशो था। दैट वॉज गामा एंड दैट वॉज सीपी अपॉन सीवी। तो हम अलग अलग गैसेस के लिए, अलग अलग टाइप ऑफ गैसेस के लिए हम गामा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और गामा कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो हम निकाल लेते हैं इसका रिलेशन। रिलेशन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू गामा। गामा सीपी की वैल्यू कितनी आ रही थी? देखो, सीपी वॉज हाफ एफ आर प्लस आर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ऊपर? हाफ एफ आर प्लस आर डिवाइडेड बाय सीवी को क्या लिखने वाले हम लोग? हाफ एफ आर। क्लियर है? अब हम एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिलेशन आएगा 1 + 2/f। ये एक रिलेशन आ गया गामा का। इसका मतलब कोई अगर तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए गामा की वैल्यू पूछे तो हम बड़े आराम से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? हम लोग यहाँ पे टेबल बना देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम और यहाँ पे लिखते हैं गामा। मान लो हम बात करते हैं मोनो एटॉमिक गैस की। इट्स अ गैस और गैस है मान लो मोनो एटॉमिक। डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 3, गामा की वैल्यू आ रही है 1 + 2/f। तो ये कितने के बराबर आएगा? ये आएगा 1 + 2/3, दैट इज 5/3। ये कौन सा वाला गामा है? ये मोनो एटॉमिक गैस का गामा है। अगर हम बात करेंगे डायटोमिक गैस की तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 5, तो गामा की वैल्यू आएगी 1 + 2/5, दैट इज 7/5। अगर हम बात करते हैं ट्राई एटॉमिक लीनियर, डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 7, ये आएगा 1 + 2/7, दैट इज 9/7। यहां से वैल्यू आ गई 9/7। अगर हम बात करते हैं ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 6, यह आएगा 1 + 2/6, दैट इज 4/3। इसका मतलब अगर कोई तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए वैल्यूज पूछे गामा की तो हम केवल इस वाले रिलेशन को याद करके गामा की वैल्यू को इजीली बता सकते हैं। एक काम करते हैं, हम एक तो एग्जांपल करते हैं। हम एक एग्जांपल करते हैं और जैसे कोई आपसे पूछता है कि फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ 10 moles ऑफ हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस, किसी ने ऐसे पूछा, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? तुम बोलोगे सर सॉल्यूशन। हम लिखेंगे फॉर्मूला। यार फॉर्मूला क्या होता था इंटरनल एनर्जी का? दैट वाज U = ½ FNKT। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ नहीं, मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बोला हुआ है, यहाँ पे मोल्स के बारे में बोला हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम चाहे तो इस वाले इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम लिख सकते हैं ½ F N/Na। Na से डिवाइड कर दिया, हम Na से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। देखो हम लोग ने क्या करा, Na से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। एक चीज हमें अच्छे से पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर होता है नंबर ऑफ मोल्स, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगाड्रो नंबर होता है गैस कांस्टेंट, दैट इज R। वी कैन हैव दिस फॉर्मूला ½ FNRT, दिस इज U। यहां से हमारे पास रिलेशन आ गया N और R के टर्म्स में। तो अब हमें मॉलिक्यूल नहीं, अब हमें मोल बोलना पड़ेगा, एंड यहां से आंसर आएगा ½ कौन सी गैस की बात कर रहे हैं हम लोग? हीलियम की। हीलियम कौन सी गैस है? मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3।
मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 10 और आर की वैल्यू 8.314 मल्टीप्लाइड बाय टी कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो केल्विन में आंसर कितना आएगा, केल्विन में आएगा 27 प्लस 273 दैट बिकम्स 300। परफेक्ट। सो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 3 इंटू 83.14 मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइडेड बाय 2 दिस मच जूल। आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, आपको मालूम चल जाएगा कितना जूल एनर्जी आएगा इन 10 मोल्स का। किसकी बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे हीलियम गैस की। सिमिलरली कोई आपसे सीबी की वैल्यू पूछे, सीपी की वैल्यू पूछे अलग अलग गैसेस के लिए, आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कोई आपसे एक छोटा सा एग्जांपल पूछता है, दैट एग्जांपल इज कि हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें गैस भरी हुई है, इसमें गैस भरी है और इसमें गैस के कुछ मॉलिक्यूल हैं या मोल हैं। लेट्स से हमें गिवन है गैस के 2 मोल्स और मान लेते हैं कि टेम्परेचर है कुछ 10 डिग्री सेल्सियस। हमने इसको हीट सप्लाई करनी है, हीट। जो हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तो किसी ने बोला हीट सप्लाई करने से इसका टेम्परेचर हो गया फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर बिकम्स 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। और इसमें गैस भरी हुई है O2। कितनी इंफॉर्मेशन गिवन है, 2 मोल्स गैस के हैं। गैस कौन सी है, O2। कितना टेम्परेचर है 10 डिग्री। हमने हीट सप्लाई करी तो टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री। और कंडीशन क्या है, कंडीशन है पिस्टन इज फ्री, पिस्टन इज फ्री। और किसी ने कंडीशन क्या पूछी, फाइंड क्यू, क्यू फाइंड करना है। याद करो जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी हम किसी चीज को, सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि हमने हीट किस प्रोसेस में सप्लाई करी है। यहां पिस्टन कैसा है, फ्री है। फ्री होने का मतलब प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर होगा कांस्टेंट। तो प्रोसेस कौन सा होगा, प्रोसेस का नाम होगा आइसोबैरिक, आइसोबैरिक। और आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट का फॉर्मूला क्या आता है, आइसोबैरिक में हीट का फॉर्मूला होता है NCP डेल्टा T। आपको याद हो प्रीवियस चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट इज N है 2, व्हाट इज CP, चेक करो CP कितना है। CP की वैल्यू आएगी, हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था अभी अभी, गैस कौन सी है O2। एक काम करते हैं, टेबल में हम पीछे जाते हैं। CP की वैल्यू ये लिखी हुई है, डायटोमिक गैस। CP की वैल्यू आएगी 7/2R, 7/2R। अगर हम यहां पे लिखते हैं CP को 7/2R मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T, डेल्टा T आएगा 20 - 10। सो दिस वैल्यू कम्स आउट, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, दिस कम्स आउट 70R इज Q। हम चाहें तो R की वैल्यू रख सकते हैं 8.314 एंड दिस मच जूल इज दी हीट सप्लाई, कि हमने यहां पे कितनी हीट सप्लाई करी होगी। सो इट वॉज ऑल अबाउट दी CP एंड CV और उनका रिलेशन। एक और मैं छोटी सी चीज बता रहा हूं, उसका कोई डेरिवेशन नहीं है, और वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड की स्पेसिफिक हीट हमने कैलकुलेट करनी है। ये क्या है कि जब भी हम कभी सॉलिड्स को गर्म करते हैं तो वो एक लेवल पे हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और हम जनरली गर्म कैसे कर रहे हैं, उनको ओपन एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी सॉलिड्स की आती है C = 3R। ये बस आपने याद रखनी है कि इसकी मोलर हीट कैपेसिटी 3R के इक्वल होती है। बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मीन फ्री पाथ एक लास्ट टॉपिक है। तो मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है? तो वैसे देखो कि हमारे पास कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं एंड वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इस कंटेनर के अंदर। दे आर लाइक ऐसे कुछ हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये मॉलिक्यूल ऐसे हमें दिख रहे हैं। वैसे तो ये रेस्ट में नहीं होंगे, भाग रहे होंगे, बट मैंने किसी पर्टिकुलर टाइम का फोटो निकाल लिया। इमेजिन करो कि हम इस वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। अब ये भाग रहा होगा, लेट से वो किसी डायरेक्शन में भागेगा, वो यहाँ पे रन करेगा तो टक्कर होगी। उसके बाद यहाँ से टर्न हो जाएगा, टर्न होने के बाद फिर वो मान लो यहाँ पे टकराएगा, यहाँ से टकराने के बाद फिर भागेगा, फिर वो यहाँ पे टकराएगा, फिर यहाँ से टक्कर होगी, और फिर ऐसे करके रैंडमली भागता रहेगा। तो आप ध्यान से देखो, मॉलिक्यूल यहाँ से चला,
और यहां जाके टकरा गया, तो ये लेंथ क्या चीज होगी? ये हमारे पाथ की फ्री लेंथ होगी, फ्री पाथ लेंथ बोल सकते हैं इसको, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेमडा। लेमडा वन क्या चीज है? फ्री पाथ लेंथ। फिर दोबारा से मॉलिक्यूल यहां पे टकराया और फिर ये यहां से चल पड़ा, तो यहां पे अगेन क्या चीज होगी? ये लेमडा टू होगा, फ्री पाथ लेंथ। फिर दोबारा फिर यहां से टक्कर होगी, फिर ये यहां तक जाएगा, तो ये फ्री पाथ लेंथ होगी लेमडा थ्री। ऐसे करके जब ये मॉलिक्यूल रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहा होगा तो इसकी फ्री लेंथ होगी। सो हम यहां पे कह सकते हैं लेमडा वन, लेमडा टू अप टू लेमडा एन आर फ्री पाथ लेंथ। मतलब जो हमारा पाथ बन रहा है उसकी ये फ्री लेंथ है। कोई बोले सर इनका एवरेज बताओ या इनका मीन बताओ, क्योंकि जैसे मान के चलो हमारा टी टेम्परेचर पे इस कंटेनर में गैस भरी हुई है और कोई तुमसे बोलेगा कि इसमें जो मॉलिक्यूल रैंडमली भाग रहे हैं उनका फ्री पाथ लेंथ क्या है या मीन लेंथ क्या है, तो तुम सारे के सारे तो बताओगे नहीं कि लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा थ्री, फिर तो बहुत सारा डेटा होगा, मुश्किल हो जाएगा। सो हम सबका मीन निकाल लेते हैं, एंड दैट लेमडा मीन इज लेमडा वन प्लस लेमडा टू प्लस अप टू लेमडा एन डिवाइडेड बाय एन। इसको हमने क्या बोल दिया? मीन फ्री पाथ लेंथ। कोई बोले कि सर इसको समझाओ, इसको कैसे समझेंगे? तो हम लोग क्या बोलेंगे? द पाथ ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल, पाथ ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स विद अदर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड फ्री पाथ लेंथ। और इसका हम अगर एवरेज निकालेंगे या इसका मीन निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मीन पाथ लेंथ। तो कोई बोले कि एक लाइन में मीन पाथ लेंथ को समझाओ, तो हम लोग बोलेंगे मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस traveled by a molecule between two successive collisions of the molecule। ये हमारे पास लेमडा मीन निकल आया। कोई बोलेगा लेमडा मीन को हम कैसे समझाएंगे? लेमडा मीन की वैल्यू कैसे आएगी? तो तुम बोलोगे कि सर एक तो है हमारे पास ये वाला तरीका जो हम लोगों ने देखा, ऐसे आ जाएगा कि ये लेमडा मीन निकल आया। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूल यहां से लेके यहां तक भागता है कितने से? आरएमएस वेलोसिटी से। आरएमएस वेलोसिटी एक तरह की मीन वेलोसिटी होती है, आरएमएस वेलोसिटी से भागेगा ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो अगर सपोज करो ये मॉलिक्यूल स्टार्ट किया था t0 पे एंड फाइनल कोलिजन हुआ टाइम t पे, तो टाइम t पे सच में उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? टोटल करी होगी लेमडा वन प्लस लेमडा टू प्लस लेमडा थ्री प्लस लेमडा फोर अप टू लेमडा एन। एंड हाउ मच इज दैट टोटल डिस्टेंस? दैट वुड बी दी c का एवरेज या v का एवरेज। जो भी हम एवरेज वेलोसिटी अज्यूम कर रहे हैं वो होगा v का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। व्हाट इज दिस? दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। क्लियर? तो अगर हमारे मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड हम लोग ने मान लिया कि इस पूरे ट्रैवलिंग के दौरान हमने एवरेज मान लिया और टाइम लग रहा था t, तो जितने भी नंबर ऑफ कोलिजन होंगे उसमें टोटल डिस्टेंस आएगा एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय n। हम इसको भी लेमडा मीन मान सकते हैं। वैसे तो लेमडा मीन ये है, अदरवाइज हम इसको भी अज्यूम कर सकते हैं कि ये भी लेमडा मीन है। इसका एक डेरिवेशन होता है। डेरिवेशन ऐसे कुछ होता है, ध्यान से सुनना। सपोज करो कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है एंड दैट मॉलिक्यूल इज दिस बिग, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है और इसका डायमीटर है d के बराबर और ये v वेलोसिटी से भाग रहा है। हमने एक डेरिवेशन निकालना है मीन फ्री पाथ का। अभी जो मैंने आपको समझाया डेरिवेशन नहीं है, कंसेप्ट है कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। अब हमने प्रॉपर डेरिवेशन निकालना है। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो एवरेज वेलोसिटी v से भाग रहा है। कितने से? एवरेज वेलोसिटी v से रन कर रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर इस मॉलिक्यूल के सामने ये मॉलिक्यूल आएगा तो टक्कर होगी, ऑफ कोर्स होगी, चलो ठीक है। अगर हम एक मॉलिक्यूल को साइड में रखें तब भी टक्कर होगी। टक्कर कब तक नहीं होगी? टक्कर तब तक नहीं होगी जब हमारे साइड में कोई मॉलिक्यूल ऐसे रखा हो, ये ऐसे। इस वाले केस में टक्कर जस्ट बचेगी, या हम बोलेंगे कि जस्ट होने वाली होगी। दिस इज द क्रिटिकल डायग्राम। अगर एक मॉलिक्यूल यहां पे होगा तब भी टक्कर हम लोग बोलेंगे क्रिटिकली बचेगी। ये वाला मॉलिक्यूल बीच में से, ये मॉलिक्यूल कहां से? मिडिल में से निकलता चले जाएगा। सो हमने कैलकुलेट करना है कि मीन फ्री पाथ का डेरिवेशन क्या होता है। सो मान लिया कि ये वाला मॉलिक्यूल v स्पीड से भाग रहा है। अगर ये v स्पीड से भाग रहा है, इसका डायमीटर d है और इसका भी सभी का डायमीटर d के इक्वल है। हम चाहते हैं कि टक्कर बच जाए, तो टक्कर बचने का मतलब हुआ इसके सामने कोई भी मॉलिक्यूल नहीं आना चाहिए और साइड में भी आना चाहिए। साइड में कितना साइड में होना चाहिए? इतना साइड में होना चाहिए। मतलब इस वाले मॉलिक्यूल का सेंटर यहां पे होगा और इसका सेंटर यहां पे होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे कुछ। ये जो लाइन दिख रही है ना, इस मॉलिक्यूल के अलावा जो और मॉलिक्यूल होंगे वो इस वाली लाइन के या तो लाइन पे होने चाहिए, लाइन से दूर मतलब पीछे इधर को होने चाहिए। अगर इधर को होंगे तो कोलिजन बचेगा, नहीं तो कोलिजन हो जाएगा। सिमिलरली हम एक लाइन यहां से खींचते हैं,
एक लाइन यहां से खींचते हैं। इसमें भी तुम सेम बात देखोगे, जो ये मॉलिक्यूल है या तो इस लाइन पे या इस लाइन से बाहर होना चाहिए, तो इसके साथ कोलिजन बच जाएगा, अदरवाइज कोलिजन पक्का होने वाला है। क्लियर हुआ? हम लोगों ने ये बना लिया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हमने डी डायमीटर के मॉलिक्यूल को फ्रीली चलाना है बिना कोलिजन किए हुए, तो हमारे पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एक सिलेंडर की। ये एक तरह का सिलेंडर बनेगा, देखो ये सिलेंडर बनेगा। ध्यान से देखो, अगर इसका डायमीटर डी के इक्वल है, फिर ये d/2 होगा, फिर ये d/2 होगा। क्लियर हुआ? तो ये जो सिलेंडर बनेगा इसका डायमीटर कितने के इक्वल आएगा? ये आएगा 2d डायमीटर। ध्यान से देखो, अगर हम चाहते हैं कि कोई भी कोलिजन ना हो, अगर कोई भी कोलिजन ना हो, तो ये वाला मॉलिक्यूल जब भाग रहा होगा तो इतने डायमीटर के सिलेंडर में, अंडरस्टैंड करना, ये एक तरह का सिलेंडर बना दिया हम लोगों ने, ये वाला सिलेंडर। इतने डायमीटर 2d डायमीटर के सिलेंडर में कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो पक्का कोलिजन होगा। मतलब एनी मॉलिक्यूल लाइंग, एनी अदर मॉलिक्यूल in cylinder of diameter 2d will collide with running molecule। यहां पे रनिंग मॉलिक्यूल कौन सा है? रनिंग मॉलिक्यूल है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बनाया हुआ है। अंडरस्टैंड करो आप क्या लिखा है? एनी अदर मॉलिक्यूल इन सिलेंडर ऑफ डायमीटर 2d विल कोलाइड विद रनिंग मॉलिक्यूल। रनिंग मॉलिक्यूल हम लोगों ने इसको बोला, ये मॉलिक्यूल भाग रहा है, अगर इस सिलेंडर में से, इस सिलेंडर के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल यहां भी लाई करेगा, वो इसके साथ पक्का कोलाइड करेगा। ये वाले मॉलिक्यूल अंदर नहीं है, इन मॉलिक्यूल का सेंटर कहां पे? एज के ऊपर रखा हुआ है। परफेक्ट हो गया? चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम ऐसे कर सकते हैं, हमें यहां तक समझ आ गया कि इसके साथ में अगर ये वाले मॉलिक्यूल बाहर होंगे, ये मॉलिक्यूल बाहर होंगे, तो कोलाइड नहीं करेगा। चलो डन। अब इमेजिन करो कि अगर ये वी वेलोसिटी से भाग रहा है, तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा? टी टाइम में ये मॉलिक्यूल पहुंच जाएगा यहां तक कहीं। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा? v इंटू टी के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा। ये हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा है। v इंटू टी के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर गया, बहुत अच्छी बात है। चलो जी डन। तो कितना वॉल्यूम कवर कर गया ये? वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम कवर कर गया इन टाइम टी वॉल्यूम इक्वल टू, वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शन का एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, एंड क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर, और इस वाले सिलेंडर का रेडियस कितना होगा? डी के बराबर। सो वी हैव दिस पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ एंड दैट इज वी टी। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। क्लियर? मतलब ये जब यहां से जा रहा था तो ये स्वीप कर गया। कितना वॉल्यूम स्वीप कर गया? इतना वॉल्यूम स्वीप करके चला गया। एक्चुअली तो ये इतने वॉल्यूम में रन कर रहा है, ध्यान से देखना, इतने वॉल्यूम में रन कर रहा है, बट ये टकराएगा उन सारे मॉलिक्यूल से जो इस वाले वॉल्यूम में लाई करेंगे। क्लियर है? जितने मॉलिक्यूल भी इस वाले वॉल्यूम में लाई करेंगे वो उनके से टकराएगा। तो बेसिकली ये स्वीप कर रहा है इतने वॉल्यूम को, और वो वॉल्यूम है ये वाला। क्लियर हो गया? हम मान लेते हैं कि देयर आर n molecules पर यूनिट वॉल्यूम। क्या लिखा है? अगर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल हैं? हम किस यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं? सिलेंडर की बात कर रहे हैं। अगर इस सिलेंडर के यूनिट वॉल्यूम में इफ देयर आर n molecules पर यूनिट वॉल्यूम, देन टोटल नंबर ऑफ molecules in cylinder are n into this value। हमने कैलकुलेट करना है सिलेंडर के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे। हमने ऐसा माना इस सिलेंडर के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो वो क्या आएगा? सिलेंडर का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? n इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू वी टी। ये क्या आ गए? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए। कहां पे आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? इसके अंदर। क्लियर हो गया? इसके अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए। हमें अच्छे से मालूम है जो मॉलिक्यूल इस सिलेंडर से बाहर होगा, मतलब इस वाले सिलेंडर से जो मॉलिक्यूल बाहर होगा वो कोलिजन से बच जाएगा, और जितने भी मॉलिक्यूल इस सिलेंडर के अंदर होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल इस सिलेंडर के अंदर होंगे वो सारे के सारे टकराएंगे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स इक्वल टू n इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू वी टी। बच्चे इस बात को समझो, इस सिलेंडर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, मान लो इस सिलेंडर के अंदर 2 मॉलिक्यूल होंगे,
तो ये कितने मॉलिक्यूल से टक्कर करेगा? 2 से करेगा। तो नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो गए? 2। अगर इसके अंदर 4 मॉलिक्यूल होंगे तो ये कितने मॉलिक्यूल से टक्कर करेगा? 4 मॉलिक्यूल से। तो नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो गए? नंबर ऑफ कोलिजन हो गए इतने। ये नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं। और नंबर ऑफ कोलिजन आ रहे हैं, इसको हम एक तरह की फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो 2 कोलिजन के बीच का टाइम कितना आएगा? अंडरस्टैंड करो, दीज आर द नंबर ऑफ कोलिजन्स। इतने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे। अगर कोई हमसे बोले कि टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स, टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स इक्वल टू कितना आएगा? अगर ये नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं तो टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स आएगा 1 अपॉन दिस टाइम, दैट इज पाई एन डी स्क्वायर इंटू वी टी। अंडरस्टैंड करो, इतने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कोलिजन 2 कोलिजन के बीच का टाइम कितना आएगा? वो इतने के बराबर आएगा। क्लियर हुआ? सो हम कह सकते हैं एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स इज दिस। अब अगर कोई आपसे बोले मीन फ्री पाथ क्या होगा? मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। मतलब कोई हमसे पूछे कि मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है? 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे मीन फ्री पाथ। और बेटा उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? उसको हम बोल रहे थे लैम्डा। और वो क्या कितने के इक्वल आएगा? वो आएगा मीन वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। अंडरस्टैंड करो, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ये स्पीड क्या है? ये मीन वेलोसिटी है मल्टीप्लाइड बाय टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। इसको हम क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। एंड दिस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी को हम लोगों ने क्या बोला था? v मल्टीप्लाइड बाय टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। अभी हम लोगों ने क्या लिखे थे? पाई एन डी स्क्वायर इंटू दैट v वेलोसिटी। तो ये निकल के क्या आ रहा है? 1 अपॉन एन पाई डी स्क्वायर, जहां पे n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पाई हम जानते हैं, d का मतलब है डायामीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो उस कंटेनर में बंद है। ये है मीन फ्री पाथ लेंथ। लेकिन हमने इसमें क्या माना हुआ है? हमने इसमें माना है कि केवल ये वाला मॉलिक्यूल भाग रहा है। बाकी मॉलिक्यूल हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर इसके अंदर मॉलिक्यूल होंगे भी तो वो रन नहीं कर रहे, क्योंकि अगर उनकी रनिंग मानी होती हमने माना होता कि वो भी इधर को रन कर रहे हैं, तो फिर हम क्या लेते? इनके कोलिजन में फिर इसकी वेलोसिटी नहीं लेते, फिर हम रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे होते कि रिलेटिव वेलोसिटी से दोनों भाग रहे हैं। बट वी हैव नॉट कंसीडर्ड। सो हमने सच में क्या माना? हमने माना कि इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो रेस्ट पे हैं। बट सच ये नहीं है। तो अगर हम उस एस्पेक्ट को लेके चलें तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ध्यान से सुनो, फिर हम बोलेंगे कि एक्चुअली above lambda, above mean free path length is calculated by considering other molecules at rest। जो लैम्डा हमने ऊपर वाला निकाला उसमें हमने क्या माना? अदर मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट। लेकिन अगर हम कंसीडर करें, if we consider that all molecules are running, अगर हम ऐसा माने कि सारे के सारे मॉलिक्यूल रन कर रहे हैं, तो जो ये फॉर्मूला ऊपर लिखा उसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन आता है। उसका डेरिवेशन हम लोग नहीं करते हैं, बस हम एक मॉडिफिकेशन फैक्टर लिख देते हैं। तो उस केस में लेम्डा की वैल्यू आती है 1 अपॉन √2 एन पाई डी स्क्वायर। अंडरस्टैंड करो, पहले वाले केस में √2 जैसा कुछ नहीं आ रहा था। तो जब हम लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करा, मैक्सवेल के फंक्शन के हिसाब से प्रॉपर सॉल्व करा, तो ये वैल्यू निकल के आती है। बट हम लोग हमारे डेरिवेशन में √2 कहां से आया इसकी बात नहीं करते, बस हम लोग एक बात बोल देते हैं कि ये फॉर्मूला कब आया? जब सारे मॉलिक्यूल रेस्ट में थे। अगर सारे मॉलिक्यूल भाग रहे होंगे तो आंसर वुड बी दिस मच। तो ये हमारे पास मीन फ्री पाथ लेंथ आ गया। हम थोड़ा सा और कन्वर्जन कर सकते हैं, एन को हटा सकते हैं। कैसे? हमारे पास रिलेशन होता है, ध्यान से देखो, PV = NKT ऐसे भी बोलते हैं, या
पीवी इक्वल टू nRT। दोनों में बेटा क्या फर्क है? दोनों में फर्क है, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और ये है नंबर ऑफ मोल्स, और हमारे फॉर्मूले में लिखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम ये वाला अप्लाई नहीं करेंगे, हम ये फर्स्ट वाला अप्लाई करेंगे। और कैसे अप्लाई करेंगे बेटा? इसको हम लिखेंगे P इक्वल टू n/v इंटू KT। अंडरस्टैंड करो, जहां पे n/v का मतलब क्या है? दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दीज आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? और एक्चुअली यहां पे जो n था वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं था, वो क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और यहां पे ये चीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, तो हम यहां से जब निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? P/KT इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? इसका मतलब जो ये वैल्यू आ रही है ना, इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, वो कितना आएगा? P/KT के इक्वल आएगा। तो अगर हम इस वाली वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो लेमडा विल कम आउट 1/√2 एंड n की जगह हम क्या लिखेंगे? P/KT। ऊपर KT चला जाएगा, नीचे P रह जाएगा, तो ये आएगा इक्वल टू ऊपर KT नीचे P पाई इंटू d²। दिस इज वॉट वी हैव लेमडा। क्लियर है? यहां से हमारे पास लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला बन गया मीन फ्री पाथ का दो मॉलिक्यूल के बीच का। ठीक है बच्चों, सो इट वाज द लास्ट आर्टिकल और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यहां पे खत्म हो जाता है। आप इसको अच्छे से पढ़ो और बढ़िया से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।